हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2011 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ को एक्सप्लेन कर लिया है और इस पार्ट में हम क्वेश्चन 101 से लेके 125 तक को एक्सप्लेन करेंगे और ये पार्ट इस 2011 क्वेश्चन पेपर का लास्ट पार्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 101 with reference to determination of interest which of the following statement is correct। इसमें से यदि इंटरेस्ट के डिटर्मिनेशन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट है द क्लासिकल थियरी कवर ओनली द मॉनेटरी फैक्टर। क्या क्लासिकल थियरी ओनली मॉनेटरी फैक्टर को कवर करती है? एंड सेकंड है द मॉडर्न थियरी कवर ओनली द रियल फैक्टर। क्या मॉडर्न थियरी ओनली रियल फैक्टर को कवर करती है? एंड थर्ड है यहाँ पे ऑप्शन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी कवर ओनली द मॉनेटरी फैक्टर। एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो यदि आपको पता होगा, जो क्लासिकल फैक्टर था, क्लासिकल थियरी थी, वो ओनली रियल फैक्टर को कवर करती थी, रियल फैक्टर, रियल फैक्टर। एंड जो मॉनेटरी थियरी थी, वो रियल एंड मॉनेटरी मॉनेटरी दोनों फैक्टर को कवर करती थी। एंड जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो थियरी थी, ये किन्स के द्वारा दी गई थी, कीनेसियन की ये थियरी थी और ये ओनली मॉनेटरी फैक्टर को कवर करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये थर्ड, ये करेक्ट होगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी कवर ओनली द मॉनेटरी फैक्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 हु प्रोपाउंडेड द इनोवेशन थियरी ऑफ प्रॉफिट। इनोवेशन थियरी ऑफ प्रॉफिट किसने प्रोपाउंड किया था? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट कंप्यूटर, सेकेंड है हेल एंड थर्ड है क्लर्क एंड फोर्थ है कनाइट। तो आपको पता होगा कि जो इनोवेशन थियरी था वो सुम्पीटर ने दिया था। ठीक है, प्रॉफिट का जो इनोवेशन थियरी था वो सुम्पीटर का है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुटवस्की पैराडॉक्स इज रिलेटेड टू। जो सुटवस्की का पैराडॉक्स है वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट पब्लिक इकोनॉमिक्स से एंड सेकेंड है फ्रॉम द मॉनेटरी इकोनॉमिक्स एंड थर्ड है फ्रॉम द वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ है फ्रॉम द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो आपको पता होगा कि जो सेटोवेस्की का पैराडॉक्स था वो हमने किस में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था वेलफेयर इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसमें मैं बेसिकली मतलब सेटोवेस्की पैराडॉक्स क्या है ये एक्सप्लेन करूंगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी हम इसमें क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो चीज मैं इसमें कवर नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का भी हम लोग कवर कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। इसमें है द एक्सपोनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट किन्स, सेकेंड है माल्थस एंड थर्ड है पीजू एंड फोर्थ है नन ऑफ एबव। तो यदि हम एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट था वो आर एफ खान ने दिया था। ठीक है, और इसी की बात से जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो किन्स ने दिया था और इनके अकॉर्डिंग जो किन्स के आंसर है मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस मार्जिन टू कंज्यूम। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। कभी ये भी पूछ देता है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये भी है, आप ध्यान रखिएगा। और ये जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है और ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 105 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका वैल्यू किससे डिटरमाइन होता है? तो अभी मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया था, प्रीवियस वाले में, जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वो किस पे बेस्ड है? मार्जिनल फोकस टू कंज्यूम पे बेस्ड है। ठीक है, और इसका जो 104 है, इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आपको पता ही है कि नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि आर एफ खान ने दिया था, मैं भूल गई यहाँ पे बताना आपको। ठीक
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखे थे यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय, तो किससे डिटरमाइन होता है? मार्जिनल प्रोफिट टू कंज्यूम से। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106, अकॉर्डिंग टू केन्सियन थियरी चेंज इन मनी सप्लाई अफेक्ट द इनकम। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट बाय चेंज इन कंजप्शन डिमांड, एंड सेकेंड है बाय चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड थर्ड है बाय चेंज इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एंड फोर्थ है बाय चेंजिंग इन द स्पेंडिंग डिसीजन ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर। तो केन्स ने हमेशा मॉनेटरी सेक्टर की बात की थी, मनी की बात की थी। तो उन्होंने ये चीज बताया था कि मनी सप्लाई जो अफेक्ट होगी वो चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होगी, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से मनी सप्लाई चेंज होगी, और मनी सप्लाई के चेंज होने पे जो इनकम होगा उस पर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इनका था चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा मनी सप्लाई में, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता है तो जो मनी की सप्लाई है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो क्रेडिटर है उन जो इन्वेस्टर है उनके लिए महंगा पड़ेगा मनी को बैंक से बोरो करना या फिर लेना। तो जैसे उनके इनकम पे इफेक्ट होगा। ठीक है, और जैसे ही मनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम रहेगा तो मनी की जो सप्लाई रहेगी वो इंक्रीज कर जाएगी, और इनकम का जो इन्वेस्टर्स का जो इनकम है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मनी की सप्लाई को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे इनकम पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड है ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, इंटरेस्ट रेट इज केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट का जो कर्व होता है वो कैसा रहेगा? तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक रहेगा, सेकेंड है परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगा, एंड जो थर्ड है यहाँ पे इलास्टिक रहेगा, एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता है कि जो लिक्विडिटी ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट था ये किन्स ने दिया था? किन्सियन के द्वारा ये दिया गया था लिक्विडिटी ट्रैप का सिस्टम, और उन्होंने ये बताया था कि कोई भी इन्वेस्टर जो है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टर है वो वेट करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, देन वो जाके इन्वेस्ट करे मार्केट में। तो यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट होता है वो लिक्विडिटी ट्रैप का रहता है, लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट होता है लिक्विडिटी ट्रैप का। तो ये क्या है? ये वाला, ये ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप का जो ग्राफ है ये परफेक्टली इलास्टिक रहता है। इस पॉइंट के बाद से इन्वेस्टर्स जो हैं इससे नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कम हो जाती है, तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो वेट करते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो वहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है, परफेक्टली इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 108 को देखें, in how many stages has Rostow divided the process of economic development of a country? रोस्टो ने अपने थियरी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 4, थर्ड है सेकंड है 3, एंड थर्ड है 5, एंड फोर्थ है 6। तो यदि हम रोस्टो की स्टेजेस की बात करें तो उसने 5 स्टेजेस में अपने थियरी को डिवाइड किया था। फर्स्ट स्टेज जो है उसका, आप याद रखिए कभी कभी ये स्टेज में भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो है उसका वो है ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल स्टेज, ट्रेडिशनल सोसाइटी। एंड सेकेंड जो है वो प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, एंड जो थर्ड है वो है टेक ऑफ, एंड जो फोर्थ है, ये थर्ड है, जो फोर्थ है वो है ड्राइव टू मैच्योरिटी लेवल, और जो फिफ्थ स्टेज है उसका वो है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन।
हाई मास कंजप्शन। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा, जो रोस्टो का जो थियरी था वो 5 स्टेजेस में डिवाइड था। फर्स्ट है ट्रेडिशनल सोसाइटी, थर्ड सेकेंड है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, एंड थर्ड है टेक ऑफ, एंड फोर्थ है ड्राइव टू मेच्योरिटी लेवल, एंड फिफ्थ जो है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा थर्ड वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। इन द प्रोपोर्शनल कंजप्शन फंक्शन, जो प्रोपोर्शनल कंजप्शन फंक्शन है वो क्या है? यहाँ पे फर्स्ट है मार्जिनल प्रोपोर्शन टू कंज्यूम इज कांस्टेंट, क्या मार्जिनल प्रोपोर्शन टू कंज्यूम कांस्टेंट रहती है प्रोपोर्शनल कंजप्शन फंक्शन में? एंड जो सेकेंड है एवरेज प्रोपोर्शन टू कंज्यूम इज कांस्टेंट, क्या एवरेज प्रोपोर्शन टू कंज्यूम कांस्टेंट रहता है? एंड थर्ड है बोथ हैव द सेम वैल्यू, क्या दोनों का सेम वैल्यू रहता है? एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो आपको पता होगा कि जो प्रोपोर्शनल कंजप्शन फंक्शन है, यदि प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है तो उसमें क्या होगा, जो एवरेज प्रोपोर्शन टू कंज्यूम होगा एंड इक्वल टू जो मार्जिनल प्रोपोर्शन टू कंज्यूम होगा वो सेम रहेगा, सेम वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110। फॉर द वर्किंग ऑफ एक्सेलरेशन थियरी पे यदि वर्क करता है तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एक्सेस कैपेसिटी इज ए नेसेसरी कंडीशन इन ए कंजप्शन इंडस्ट्री, एंड सेकेंड है एक्सेस कैपेसिटी इज नेसेसरी कंडीशन ओनली इन द कैपिटल इंडस्ट्री, एंड जो थर्ड है यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी इज ए नेसेसरी कंडीशन, थर्ड जो है यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी इज ए नेसेसरी कंडीशन इन बोथ द इंडस्ट्री, एंड फोर्थ है एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन इन एन इंडस्ट्री। जो एक्सेस कैपेसिटी है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे भी हम पहले तो ये देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन थियरी जो है वो किसने दिया था। जो एक्सेलरेशन थियरी था वो जेबी क्लर्क ने दिया था। जेबी क्लर्क। ये भी एक्सेलरेशन थियरी से पूछ देता है कि किसने दिया था, जैसे मल्टीप्लायर से पूछ देता है कि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किसने फर्स्ट टाइम दिया था, बाद में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसने दिया था। तो ये भी पूछ लेता है कि एक्सेलरेशन थियरी जो है वो किसने दिया था। और जो इसका जो फॉर्मूला होता है ये है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल की बात कर रहे हैं ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन थियरी का फार्मूला होता है। ये पिछली बार जब ये यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ था तो ये एक्सेलरेशन थियरी से पूछा हुआ था। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन फोर्थ होगा, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन इन एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक्सेस कैपेसिटी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज एक्सप्रेस बाय, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है उसे एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट एट अ डिस्काउंट रेट, एंड सेकेंड है एट द रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल रिटर्न, एंड सेकेंड है प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ कैपिटल, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के लिए, ये है एट द रेट ऑफ इंटरनल रिटर्न कितना है उस हिसाब से यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन होगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिजनेस साइकिल इज, बिजनेस साइकिल के केस में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सैमुअल्सन मॉडल एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, क्या सैमुअल्सन मॉडल लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन को एक्सप्लेन करता है? एंड सेकेंड है हिक्स नॉट इंक्लूडेड द टाइम लैग इन कंजप्शन फंक्शन इन हिज मॉडल, एंड थर्ड जो है सैमुअल्सन इंक्लूड द टाइम लैग इन कंजप्शन फंक्शन इन हिज मॉडल, एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो यदि आपने बिजनेस साइकिल में सैमुअल्सन के मॉडल को पढ़ा होगा तो ये जो मॉडल है वो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन पे बेस्ड नहीं है, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पे बेस्ड है, शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये तो मतलब सही नहीं है। और जो सेकेंड है हिक्स नॉट इंक्लूडेड अ टाइम लैग इन कंजप्शन फंक्शन इन हिज मॉडल, तो हिक्स ने टाइम लैग को इंक्लूड किया था अपने कंजप्शन फंक्शन मतलब बिजनेस साइकिल में। तो यहाँ पे टाइम लैग जो है इन्होंने इंक्लूड किया था, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।
और यहाँ पे जो है सैमुअलसन इंक्लूड द टाइम लैग इन कंजप्शन फंक्शन इन हिज मॉडल, तो सैमुअलसन ने टाइम लैग को इंक्लूड नहीं किया था। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों के तीनों करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ होगा ये करेक्ट होगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the public goods, the following is the correct statement। पब्लिक गुड्स के कॉन्सेप्ट में इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, रूल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई इन इट्स कंजप्शन। क्या रूल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई होता है? सेकंड है, देयर इज ए नॉन राइवलरी इन इट्स कंजप्शन। एंड थर्ड है, इट कैन बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। एंड फोर्थ है, ऑल ऑफ एबव। तो आपको यदि पब्लिक गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे। पब्लिक गुड्स की यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, तो क्या होता है? फर्स्ट यहाँ पे फ्री राइडर की प्रॉब्लम होती है, फ्री राइडर। सेकेंड जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है नॉन एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन। एंड जो थर्ड है इसका बेसिक नॉन राइवल्स होता है, नॉन राइवलरी, राइवलरी। ठीक है। एंड और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन जो ये थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये इम्पोर्टेंट है। मतलब एग्जाम में यही तीनों बेसिकली पूछते भी हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें, यहाँ पे ऑप्शन जो सेकेंड है, यहाँ पे देयर इज नॉन राइवल इन इट्स कंजप्शन, मतलब आप रोक नहीं सकते। जो पब्लिक गुड्स है वो सबके लिए अवेलेबल है, और उसका जो रेगुलेशन जो करता है वो गवर्नमेंट करता है। कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता है कि आपको वो मना कर दे कि नहीं आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आप उसे कंज्यूम, जैसे कि रोड हुआ, ट्रांसपोर्ट, सड़कें हुई, जो रोड पे जो लाइटें जलती हैं, उसे आपको कोई मना नहीं कर सकता है उसके कंजप्शन के लिए। तो ऐसे गुड्स जिसका जो कंजप्शन होता है वो सबके लिए इक्वल होता है, ऐसे गुड्स को हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। और उसका जो कॉस्ट का जो वियर करता है वो गवर्नमेंट करता है, और गवर्नमेंट इसलिए करता है क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही है पब्लिक वेलफेयर करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड है ये करेक्ट होगा, देयर इज नॉन राइवलरी इन इट्स कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेफरेंस ऑफ पब्लिक गुड्स टू डिफरेंट कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में। जो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, सप्लाई इज कांस्टेंट बट प्राइस आर वेरीज। क्या सप्लाई कांस्टेंट रहती है और प्राइस वेरी करती है? एंड सेकंड है, प्राइस इज कांस्टेंट बट सप्लाई इज वेरी। एंड थर्ड है, बोथ सप्लाई एंड प्राइस आर डिफरेंट। एंड फोर्थ है, बोथ सप्लाई एंड प्राइस आर फिक्स्ड। तो आपको पता है कि जो पब्लिक गुड्स हैं, जो पब्लिक गुड्स हैं इनका जो पब्लिक गुड्स है, जो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ऑलरेडी इनका जो सैंक्शन होता है कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, जो भी करना है, तो इसमें क्या होता है, ये बजट में ही ऑलरेडी निर्धारित होता है। बजट के टाइम पे ही कितना पब्लिक गुड्स पे एलोकेशन होगा, इनका एलोकेशन जो है ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। तो उस समय उसकी जो सप्लाई होती है वो भी फिक्स रहती है, एंड जो प्राइस है वो भी फिक्स ही रहता है कि कितना एक्सपेंडिचर करना है ऑन द पब्लिक गुड्स पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड हो, फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा, बोथ सप्लाई एंड प्राइसेस आर फिक्स्ड। ठीक है। डिफरेंट कंज्यूमर के लिए जो सबके लिए इक्वल रहता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। तो जितने भी डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं उनके लिए फिक्स ही रहेगा सप्लाई एंड प्राइस। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक फाइनेंस एंड द प्राइवेट फाइनेंस। क्या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे फर्स्ट है बजटिंग प्रोसेस, एंड थर्ड है प्राइवेसी, एंड सेकेंड है प्राइवेसी, एंड थर्ड है ऑफ पर्पस, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ एबव। तो आपको पता है कि जो प्राइवेट फाइनेंस है या फिर पब्लिक फाइनेंस है, सबकी अपनी अपनी बजटिंग होती है, सब अपना बजट डिसाइडेड करते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट अर्न करना है, क्या हमारा बजट रहेगा, कितना हमें एक्सपेंडिचर करना है, कितना हमें उससे रिटर्न मिलेगा। तो ये प्राइवेट, एक फाइनेंस भी प्राइवेट इन्वेस्टर भी करता है, एक पब्लिक फाइनेंस जो गवर्नमेंट करती है वो भी इस चीज को अपना बजट निर्धारित रखती है। ठीक है। एक प्राइवेसी की यदि बात करें तो प्राइवेसी में दोनों ही मेंटेन करते हैं। जो पब्लिक फाइनेंस, जो गवर्नमेंट है वो भी पब्लिक के प्राइवेसी का ध्यान रखती है, जो प्राइवेट ऑनर है वो भी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है। सब एंड थर्ड वाला है जो ऑफ पर्पस, तो सब में कुछ कर रहे हो तो आपका पर्पस होगा ही
क्या आपको करना है, कैसे करना है। तो एक एम जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड ही रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा, ऑफ ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट प्रोपाउंडेड बाय मस्ग्रेव इज बेस्ड ऑन। जो मस्ग्रेव का प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट है वो किस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट, ऑन अ टोटल यूटिलिटी एंड टोटल डिसयूटिलिटी, एंड सेकेंड है ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल डिसयूटिलिटी, एंड थर्ड है ऑन बोथ ऑफ द एबव, एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो आपको यदि आपने मार्ज ये मस्ग्रेव का प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ इनका ये है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट जहाँ बराबर होता है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस के, तो वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम सोशल बेनिफिट होता है, सोशल बेनिफिट होता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी कंज्यूमर है, जितना वो टैक्स के रूप में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, जो टैक्स दे रहे हैं तो वो तो उनके लिए सेक्रीफाइस है ही है। कोई भी कंज्यूमर ले ले या फिर कोई भी इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है, तो ये तो उनका सेक्रीफाइस हो गया। लेकिन जो वो जो गवर्नमेंट की परचेज की वजह से जो वो बेनिफिट जो भी क्रिएट करते हैं, मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल आप यूँ कह लें कि जो डीआरएस अलाउंस देती है या फिर पेंशन वगैरह जो है, या फिर रोड, सड़कें, ट्रांसपोर्ट की जितनी भी व्यवस्था करती है, तो ये एक तरह से बेनिफिट ही क्रिएट करती है। और ये कंज्यूमर की जो सेक्रीफाइस है और उसकी जो बेनिफिट है, यदि दोनों बराबर हो जाती हैं, ठीक है, बेनिफिट एंड सेक्रीफाइसेस जो बराबर हो जाती है, तो वहां पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट क्रिएट होता है, ठीक है। तो उन्हें उस समय जो कंज्यूमर है या फिर इंडिविजुअल है, उन्हें इस बात का दर्द नहीं होता है कि हमने टैक्स गवर्नमेंट को कितना दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना हम टैक्स दे रहे हैं उससे ज्यादा या फिर उसके इक्वल ही हमें बेनिफिट मिल जा रही है उस टैक्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो यदि हम देखें, तो यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन है, ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी, जो उन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है एंड मार्जिनल डिसयूटिलिटी, ये यदि बेस्ट दोनों यदि बराबर हो जाती हैं, तो वहां पे मैक्सिमम सोशल बेनिफिट प्रोपाउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ऑन मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल डिसयूटिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट टेकन प्लेस इन, यहाँ पे ऑप्शन है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, एंड सेकेंड है बाय द प्लानिंग कमीशन, एंड थर्ड है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सेंटर से स्टेट की तरफ या फिर स्टेट के कुछ होल्डर को सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी वो रिकमेंडेशन था फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। और फर्स्ट टाइम फाइनेंस कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था, ठीक है। और इसके जो यदि इस फाइनेंस कमीशन की जो बात हुई थी वो आर्टिकल 280 में की गई थी। आप ये जितने भी मैं बता रही हूँ, आप या एक जगह नोट करते जाइएगा क्योंकि पूछता है ये। जो ये हर 5 ईयर पे कंस्टिट्यूटेड होती है, और इस जो बनाने का परमिशन जो होता है ये प्रेसिडेंट हर साल देते हैं, और कमिटीज का जो गठन करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। और अभी फिलहाल में जो प्रेजेंट में चल रही है वो 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन। और आपसे इस एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो इसके चेयरमैन है, प्रेजेंट चेयरमैन, तो वो कौन है। तो आपको पता होना चाहिए जो एन के सिंह है, एन के सिंह, ये प्रेजेंट चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के। जो फर्स्ट चेयरमैन जो थे, फर्स्ट चेयरमैन चेयरमैन वो केसी निगोय थे, केसी निगोय। तो इन 4-5 जो क्वेश्चंस है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर थियरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रोपाउंडेड बाय। पब्लिक एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में जो थियरी ऑफ प्रॉफिट था वो किसने प्रोपाउंड किया। तो यहाँ पे ऑप्शन है बाय एडम स्मिथ, सेकेंड है बाय फिनले सिराज, एंड थर्ड है बाय हिग्स, एंड फोर्थ है बाय डाल्टन। तो यहाँ पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में
जो थियरी ऑफ प्रॉफिट था वो प्रोपाउंड किया था फंडले सिराज ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे फर्स्ट है रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर लीड टू इंक्रीजिंग इन द इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी को रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है। एंड सेकेंड है रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर प्रोपाउंडेड द डिक्रीजिंग इन द इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी को डिक्रीज करता है। एंड थर्ड जो है प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसेस एंड द इंक्रीज इन द इनकम इनइक्वालिटी। एंड फोर्थ है नन ऑफ एबव। तो आपको यदि पता होगा कि जो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर होता है, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर leads to decrease income inequality and and vice versa regressive expenditure leads to increase in income inequality। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो करेक्ट होगा, रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 120 जेकॉब वाइनर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जेकॉब वाइनर जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड से, एंड सेकेंड है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड थर्ड है यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड फोर्थ है नेट स्वैप टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जेकॉब विनर की कौन कौन सा इन्होंने टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था। तो फर्स्ट इन्होंने दिया था सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड जो सेकेंड था इनका, सेकेंड जो था वो डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड था, एंड थर्ड जो था यहाँ पे वो रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड था। ठीक है, ये जैकब वेनर का था। अब यदि हम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करें तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को डॉरेंस ने दिया था, डॉरेंस एंड स्टेग। ठीक है, अब यूटिलिटी टर्म्स यहाँ पे देखें तो यूटिलिटी टर्म्स को DH रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन। ठीक है, तो यहाँ पे जो 120 का जो आंसर होगा वो सेकेंड होगा, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इसमें डायरेक्ट टैक्स वुड हैव बीन जस्ट, एंड सेकेंड है डायरेक्ट टैक्स इज इकोनॉमिकल, एंड थर्ड है इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट इक्विटेबल, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जिस व्यक्ति की जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग लगता है, जिसकी वजह से वो जस्टिस एक तरफ प्रोवाइड करता है और ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को बढ़ावा देता है। वो इकोनॉमिकल होता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक बार जो टैक्स स्लैब निकाल देती है उसके अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उस टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो उनको टैक्स बियर करना रहता है वो सब वियर करते हैं। और क्या होता है गवर्नमेंट के लिए जो टैक्सेस कलेक्ट करना होता है उसमें खर्चे बहुत कम आते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट इक्विटेबल, ये भी करेक्ट है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बराबर नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव ये करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विद द इंक्रीजिंग इन द इनकम अंडर रिग्रेसिव टैक्सेशन के अंतर्गत यदि इनकम इंक्रीज होती है तो यहाँ पे ऑप्शन है देयर इज ए रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स कम हो जाता है, एंड सेकेंड है देयर इज ए डिक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ टैक्स, क्या अमाउंट ऑफ टैक्स कम हो जाता है, एंड सेकेंड है देयर इज ए डिक्रीजिंग इन बोथ द रेट ऑफ टैक्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स, एंड फोर्थ है इंक्रीज इन द टैक्स रेट। तो आपको पता होगा कि जो रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है तो रिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो रेट ऑफ टैक्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हुआ, देयर इज ए रिडक्शन इन द टैक्स रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। किसान क्रेडिट कार्ड की जो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी है वो कौन है। फर्स्ट है यहाँ पे नाबार्ड,
एंड सेकेंड है रीजनल रूरल बैंक, एंड थर्ड जो है कॉमर्शियल बैंक है, एंड फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपको ये पता होना चाहिए जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 एंड 99 में, किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपने फसल या फिर खेतों पे अच्छे से काम कर सकें। जो यूपी में सबसे ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 124, प्रोग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या है? यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है प्रोड्यूसेस इन द फेवरेबल इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, सेकेंड है प्रोड्यूसेस इन द एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, एंड थर्ड है प्रोड्यूसेस इन द एडवर्स इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड फोर्थ है प्रोड्यूसेस द फेवरेबल इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन व्हाइल द एडवर्स इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है वो लगती किस पे है? हमारे इनकम पे लगती है। इनकम पे, इनकम पे जब टैक्सेस लग जाती है तो उतना हिस्सा जो है इनकम का हम क्या करते हैं, इसे टैक्सेस के रूप में पे कर देते हैं। अब टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं तो हमारी जो सेविंग है, जो हम बचा सकते थे अपने जो इनकम का कुछ हिस्सा जो हम बचा सकते थे, वो तो टैक्स के रूप में हम दे रहे हैं, तो हमारी सेविंग क्या है, ये डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही सेविंग डिक्रीज होती है तो जो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो बचाते हैं अपने सेविंग को, वो भी तो हमारी इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज हो जाती है। अब इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने से होगा क्या कि जो हमारी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल होता ये है कि जब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगता है तो ये एडवर्स इफेक्ट करता है प्रोडक्शन पे, प्रोड्यूसर्स एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, टैक्सेशन है द बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जस्टिस। कौन सा टैक्सेशन बेस्ट है जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो फर्स्ट है देयर शुड बी इक्वालिटी इन द एब्सोल्यूट सैक्रिफाइसेस, एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस में इक्वालिटी होना चाहिए। सेकेंड है देयर शुड बी इक्वालिटी इन द प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइसेस, एंड थर्ड जो है देयर शुड बी इक्वालिटी इन द मार्जिनल सैक्रिफाइसेस, एंड फोर्थ है देयर शुड बी इक्वालिटी इन द टोटल सैक्रिफाइसेस। तो यदि हम टैक्सेशन का पॉलिसी को यदि हम देखें, या फिर जब भी गवर्नमेंट है जब टैक्सेस लगाती है तो वो ये चीज देख के लगाती है कि जो हमारी मार्जिनल सेक्रीफाइस है, मार्जिनल जो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइसेस वो हर एक इंडिविजुअल के लिए वो बराबर हो। हर एक इंडिविजुअल के लिए जो सेक्रीफाइस है वो, या फिर तो वो गरीब हो या फिर धनी हो, वो सबके इनकम के अकॉर्डिंग जो जितना पे कर सकता है, जो जितना अपने मार्जिनल सेक्रीफाइस कर सकता है, उस अकॉर्डिंग यदि टैक्सेशन लगती है तो वो उसके लिए जस्टिफाइबल होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो 125 का जो आंसर थर्ड है ये करेक्ट होगा। देयर शुड बी इक्वालिटी इन द मार्जिनल सेक्रीफाइसेस, मार्जिनल सेक्रीफाइस में इक्वालिटी होगी देन तब जाके जस्टिस प्रोवाइड होगा। ठीक है, ये 125 का थर्ड आंसर होगा। अभी तक हमने क्वेश्चन 101 से लेके 125 तक को इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। इन केस यदि आपको कहीं भी डाउट है इस स्लाइड्स में, इस वीडियो लेक्चर में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और अब आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने को लर्नर के साथ शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।